नमस्कार दोस्तों, वीडियो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं एक इंडियन हिस्ट्री की पूरी सीरीज़, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों हिस्ट्रीज़ को एक एक करके पार्ट वाइज देखेंगे। दोस्तों, यह जो हमारा वीडियो पोर्शन होगा, यह सभी एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी और बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं बिना देर के हुए अपने लक्ष्य की ओर। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री का सबसे पहले एंशिएंट इंडिया पार्ट, मतलब प्राचीन भारत का। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे दोस्तों, प्राचीन इतिहास के स्रोत। इस वीडियो के अंत में हम आपके साथ कुछ एमसीक्यू भी शेयर करेंगे जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम आगे, बात करते हैं दोस्तों भारत का इतिहास। सबसे पहले भारत का इतिहास हम देखेंगे, जिसमें क्या है दोस्तों कि महाकाव्य व पुराणों में इसे भारतवर्ष और यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा गया है। ठीक है दोस्तों, भारतवर्ष से तात्पर्य भरतों का देश तथा भरत की संतानों को भारतीय कहा गया है। मतलब भरत की जो संतान थी उनको क्या कहा गया दोस्तों? भारतीय कहा गया है। और आगे बढ़ते हुए, प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू वृक्षों का द्वीप भी कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी से जोड़कर सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। ठीक है दोस्तों, इसी नदी के नाम पर मध्यकाल में से हिंदुस्तान कहा जाने लगा, क्योंकि जो ईरानी थे उन्होंने इसे सिंधु नदी से जोड़ा और इसे सिंधु न कहकर वो हिंदू कहने लगे और मध्यकाल में से हिंदुस्तान कहा जाने लगा। आगे यूनानी इसे इंडे कहकर बुलाते थे, इसी आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। आगे देखते हैं दोस्तों, जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस ने भारतीय इतिहास को 3 वर्गों में बांटा है, मतलब 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है प्राचीन भारत, दूसरा भाग मध्यकालीन भारत और तीसरा भाग है दोस्तों आधुनिक भारत। तो दोस्तों, हम सबसे पहले शुरू करेंगे प्राचीन भारत वाला पार्ट। ठीक है दोस्तों, कौन सा पार्ट शुरू करेंगे हम? प्राचीन भारत वाला पार्ट। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों बिना देर किए। प्राचीन भारत में हम देखेंगे दोस्तों सबसे पहले स्रोत, कि प्राचीन भारत का जो स्रोत है वो कहाँ से मिलता है। सबसे पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है दोस्तों विदेशियों का विवरण, मतलब जो भी विदेशी हमारे देश में आए थे किसी राजा महाराजा के यहाँ के, उनके जो उन्होंने किताबें लिखी होंगी, उसके आधार पर हम देखेंगे कि प्राचीन भारत के बारे में वहाँ पर क्या विवरण दिया गया है। अगला है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेद है। वेद निम्नलिखित 4 हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें धर्म ग्रंथ की, तो सबसे जो प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है वो है वेद। और वेद कितने दोस्तों? 4, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। आगे इन चारों वेदों को ही संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद की अगर बात करें सबसे पहले, तो यह सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे पुराना वेद है ये ऋग्वेद जो है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है दोस्तों, इस वेद के रचयिता हैं विश्वामित्र जी और इसके तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। आगे हम देखें दोस्तों, तो ये ऋग्वेद से संबंधित पिक्चर है जिसको आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं, अगले वेदों की तरफ चलते हैं। यजुर्वेद को अगर हम देखें तो यह गद्य व पद दोनों में लिखित है। मतलब यह जो वेद है यजुर्वेद, यह गद्य व पद दोनों में लिखा गया है। अगला है, इसमें यज्ञ के नियमों व विधि विधान का उल्लेख मिलता है। इसमें मंत्र व बलिदान विधि का भी समावेश है। सामवेद के बारे में बात करें दोस्तों, इस वेद में यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख है। मतलब जब भी यज्ञ होता है और उसमें जो मंत्र बोले जाते हैं उनका उल्लेख किसमें दिया गया दोस्तों? सामवेद में। अगला है इसके बारे में पॉइंट, यह भारतीय संगीत के जनक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखें अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के बारे में पहला पॉइंट है दोस्तों, इसमें मानव के विचार और अंधविश्वास का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, मानव क्या सोच रहा है और क्या वह अंधविश्वास कर रहा है। अगला है, इसमें कन्या जन्म की निंदा की गई है। इसके कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। जैसा कि हमारा पहला पॉइंट है कि इसमें अंधविश्वास का वर्णन मिलता है, तो वही उसी संबंधित तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि अथर्ववेद में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसके अनुसार परीक्षित कुरुओं का राजा था। आगे अगर हम देखें तो दोस्तों क्या होगा कि विदेशियों का विवरण के आधार पर देखते हैं हम कि क्या है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है।
इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में भारत ईरान संबंधों का वर्णन किया है। जो हेरोडोटस है उसी को इतिहास का पिता कहा जाता है और इसने हिस्टोरिका नामक अपनी एक पुस्तक में भारत और ईरान के बीच में जो संबंध थे उनका वर्णन किया है। अगला पॉइंट है दोस्तों मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, मतलब यह सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युग के समाज और संस्कृति के बारे में लिखा है। अगला पॉइंट है दोस्तों टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों प्लिनी ने पहली शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, खनिज आदि का वर्णन मिलता है। अगला पॉइंट है दोस्तों फाइयान, जो कि एक चीनी यात्री था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। 14 वर्षों तक भारत में यह रहा और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में बताया। अगला पॉइंट देख लेते हैं वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और 15 वर्षों तक भारत में रहा। इसने अपने वृत्तांत CU की, जो कि इसने लिखी थी अपनी किताब सारे पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करने के बाद, कि क्या लिखा था इसमें दोस्तों कि सिंध का राजा कौन था, शूद्र था और इसने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्लीज वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे देखते हैं अल-बरूनी, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसने अपनी किताब तहकीक-ए-हिंद में भारत के धर्म और समाज, रीति रिवाजों, मूर्तिकला, राजपूत कालीन समाज, भारतौल, राजनीति आदि पर बहुत ही सुंदर प्रकाश डाला है। मतलब दोस्तों कि अल-बरूनी, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, इसने किताब लिखी थी तहकीक-ए-हिंद, जिसमें कि इसने रीति रिवाज, मूर्तिकला, भारतौल से संबंधित सारी ही चीज़ें उसमें मेंशन की थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं इब्न बतूता। इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रेहला कहलाता है। जो इब्न बतूता ने बुक लिखी थी दोस्तों उसको क्या कहते हैं, रेहला। 1933 ईस्वी में इसकी विद्वता से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था, मतलब न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम चलते हैं दोस्तों पुरातत्व संबंधी साक्ष्य पर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, जिसकी पिक्चर आप साइड में देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है एरण अभिलेख में सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है, मतलब सबूत मिलता है सती प्रथा का। अगला है पुराने सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य यवन शासकों ने शुरू किया था। कौन शासकों ने शुरू किया था दोस्तों, यवन शासकों ने सिक्कों पर लिखने का। अगला पॉइंट है उत्तर भारत व दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली क्रमशः नागर शैली व द्रविड़ शैली कहलाती है। मतलब उत्तर भारत की जो शैली थी मंदिरों की वो थी नागर शैली और दक्षिण भारत की जो मंदिरों की शैली थी वो थी द्रविड़ शैली। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट है दोस्तों जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य ना हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मतलब कि दोस्तों जिसके बारे में कहीं पर कुछ लिखा हुआ ना हो, कोई सबूत ना हो, तो उस काल को हम क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध हो, मतलब जिसका लिखित विवरण मिल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अगला पॉइंट है पुरा पाषाण काल में मानव की जीविका का आधार शिकार था और शिकार ही मनोरंजन का साधन भी था। मतलब पुरा पाषाण काल में जो मनुष्य था वो अपनी जीविका शिकार करके चलाता था और मनोरंजन भी इसी आधार पर करता था। अगला पॉइंट है दोस्तों पुरा पाषाण काल में ही आग का व नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है पुरा पाषाण काल में ही मनुष्य ने स्थायी निवास की प्रवृत्ति अपनाई और कुत्ते को पालतू जानवर बनाया। ठीक है दोस्तों पहले क्या होता था पुरा पाषाण काल से पहले कि मनुष्य एक जगह ठहरता नहीं था। पुरा पाषाण काल में आकर इसने अपनी एक स्थायी निवास की प्रवृत्ति अपना ली, मतलब एक ही जगह पर रहने की, और सबसे पहले इसने कुत्ते को पालतू जानवर बना लिया। ठीक है दोस्तों, मनुष्य का सबसे पहला जो औजार था वो क्या था दोस्तों, कुल्हाड़ी था। और नव पाषाण काल में ही कृषि का आविष्कार हुआ और अपनाई गई पहली फसल चावल थी। ठीक है दोस्तों, वैसे तो गेहूं और जौ भी थी, लेकिन जो मनुष्य द्वारा पहली फसल जो अपनाई गई थी वो क्या थी दोस्तों, चावल। तो चलिए दोस्तों इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पीछे जरूर आए हुए हैं, तो आप इनको जरूर देखिएगा।
फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के इतिहास को 3 भागों में किसने विभाजित किया था। तो दोस्तों किसने किया था, ये क्रिस्टोफर सेलेरियस ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों, ऋग्वेद। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, प्राचीन गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मिलता है तीसरे मंडल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मंत्र व बलिदान। ठीक है दोस्तों, क्या मंत्र व बलिदान का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो ये किस वेद में मिलता है दोस्तों, ये मिलता है यजुर्वेद में। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार वेदांगों की संख्या कितनी है। तो कितनी है दोस्तों वेदांगों की संख्या, 6। अगला प्रश्न है हिस्टोरिका नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है। तो किसने लिखी है दोस्तों, ये हेरोडोटस ने। ठीक है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि हम जब भी ऐसे नए नए सीरीज़ के अपडेट्स अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका। ठीक है दोस्तों, इंडिका पुस्तक इसने लिखी थी। अगला प्रश्न है भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो दोस्तों ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी टॉलमी ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 पर, मेगास्थनीज निम्न में से किसके राजदरबार में आया था। तो ये किसके राजदरबार में आया था दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है नंबर 10, प्रसिद्ध वृत्तांत CU की निम्न में से किसने लिखा है। तो दोस्तों ये किसने लिखा है, ये लिखा है वेनसोंग ने। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, वेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, आचार्य शीलभद्र जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर है दोस्तों, बिहार में। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। ठीक है दोस्तों, तहकीक हिंद या किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक है दोस्तों अल बरूनी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो किसके साथ आया था दोस्तों, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला क्वेश्चन है अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। जो अभिलेख हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या कहते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को इसको कहते हैं दोस्तों एपिग्राफी। प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली कौन सी थी। तो दोस्तों हमने अभी पीछे पढ़ा है कि उत्तर भारत के मंदिर की कैसी थी, नागर, और दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली कैसी थी दोस्तों, ये थी हमारी द्रविड़ शैली। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, जिस काल का कोई लिखित वर्णन ना हो, जिसका कोई वर्णन ही नहीं है, तो उसका लोग क्या कहते हैं दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है दोस्तों, मृतकों का टीला, ये कहा जाता है मोहन जोदड़ो को। ठीक है दोस्तों, तो जो प्राचीन भारत के जो भी स्रोत थे उनके बेस पर हमने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं दोस्तों। ये था हमारा पार्ट 1। ठीक है दोस्तों, इसका पार्ट 2 हम जल्दी ही लाएंगे, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम अगले पार्ट का वीडियो जब भी अपलोड करें तो आपका उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल भी ना रुके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।